सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ पर दिए गए मुतनाज़ा बयान के बाद हिंदू तंजीमों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। आज जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें खड़गे के बयान पर सख्त एतराज़ जाहिर करते हुए मुतालबा किया गया कि वो अपने अल्फाज पर कौम से माफ़ी मांगे। मुजाहिरीन का कहना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से हिंदू समाज के जज्बात मजरूह हुए हैं और ऐसे बयानात नाकाबिल कबूल है। एहतजाज करने वाले अफराद ने हुकूमत और कांग्रेस क़यादत से अपील की कि खड़गे को इस बयान पर वजाहत देनी चाहिए और मुल्क के अवाम से माजरत करनी चाहिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेटमेंट पे आज प्रोटेस्ट किया गया है। जम्मू में जोरदार जो प्रोटेस्ट है वो शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से किया गया है। आपसे जानेंगे जो स्टेटमेंट आया है, हालांकि ये कहा गया है कि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो वो उससे माफ़ी मांगते हैं। आप कैसे देखते हैं? कहने के बाद भावनाएं आहत हो रही हैं, पहले कह लिया क्या उनके पूर्वज, उनके पार्टी के पहले प्रधान वहां जाकर के डुबकी नहीं लगाई और हमारे हिंदू धर्म के ऊपर इस तरह का अपमान करना महाकुंभ के विषय के अंदर 40 करोड़ 42 करोड़ 50 करोड़ लोग वहां जाने वाले हैं। आज 10 से 12 करोड़ जनता वहां हो गई और हिंदुओं का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि हिंदुओं का विषय, किसी और के धर्म के विषय के अंदर बात करने का प्रयास तो करो, तुमको नानी याद आ जाएगी। सूडो सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान के अंदर चलने वाला नहीं है। और याद रखना मिस्टर खड़गे, आप कहते हो माफी, फिर कहे क्यों शब्द तुमने? ये शब्द कदापि बर्दाश्त नहीं होंगे। लिखित रूप में देश के सामने माफी मांगो कि मेरे से ये शब्द निकले हैं, ये गलत हुआ है, मैं माफी मांगता हूं देश से और हिंदुओं से माफी मांगता हूं, आगे से मैं ऐसी गलती करने वाला नहीं हूं। तो देश से माफ़ी मांगे मल्लिकार्जुन खड़गे, ये मांग उठाई है शिवसेना डोगरा फ्रंट ने। कैमरामैन श्याम के साथ वाचन न्यूज़ 18 जम्मू। महकमे एपीकल्चर की जानिब से आज टाउन हॉल थ्राल में नेशनल पैकिंग और हनी मिशन के तहत 2 रोज़ा सेमिनार शुरू हुआ, जिसमें कई लोग जो इससे वाबस्ता है, किसान और स्कूली बच्चों ने शमूलियत की। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एपीकल्चर ऑफिसर आगा महमूद, एसडीए और त्राल शकील अहमद शाह, एग्रीकल्चर ऑफिसर त्राल मीर आशिक और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर बताया गया कि महकमा को फ़रोग देने के लिए इक़दामात कर रहा है और इस हवाले से उन्होंने बताया कि ज़िला पुलवामा में मगज़पानी के साथ नौजवानों की बड़ी तादाद भी शामिल हो रही है। ये जो आज का सेमिनार है ये 2 दिन में चलेगा, 29 एंड 30 ऑफ जनवरी 2025 अंडर द एजेस ऑफ नेशनल हनी बी एंड नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के डिफरेंट विलेजेस के या डिफरेंट अतराफ के बी कीपर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे ITI कॉलेज के जो डिफरेंट ट्रेड्स के स्टूडेंट हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है। तो इनको थोड़ा फोस्टर करना है कि ये जो एंटरप्राइज़ है इसमें ये आ जाए। तो इसमें जो डिफरेंट मकासद हैं वो यही है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, ये जो हमारे बी कीपर्स हैं, इनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो जाए। इनका जो भी क्वेरीज़ हैं, उनके सवालात जो हैं उनके हम जवाब देंगे और जो भी नए इंसाइट्स हैं, न्यू डेवलपमेंट्स हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस एपीकल्चर सेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। ये 2 दिन चलेगा, डिफरेंट सेशंस इसमें चलेंगे। हमने डिफरेंट गेस्ट्स को, डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया है इसमें, जो इस सेक्टर के रिलेटेड इनको मशवरे, इनको अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करेंगे इनके साथ। जिला बांदीपुरा के करालपुरा और गुरेज इलाके में किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट से मुतासरा लोगों का कहना है कि उनके साथ किए गए सारे वादे पूरे नहीं किए गए। मकामी बाशिंदों का कहना था कि ये प्रोजेक्ट साल 2018 में शुरू किया गया, लेकिन उनकी बाज़ाबात कारी का मसला अभी भी लटका हुआ है। उधर इस मामले पर डीसी बांदीपुरा का कहना था कि कुछ मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है, जबकि MLA गुरेज नज़ीर गुरेजी का कहना था कि इस मसले को लेकर आइंदा कुछ रोज़ में आला सतही मीटिंग होने वाली है। स्कूल जा रहे थे तब हम 8th में पढ़ रहे थे, जब यहाँ पे प्रोजेक्ट आया था सुनने में आया कि 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए, तब हम छोटे भी थे। तो कहा गया कि प्लेग्राउंड, स्कूल वगैरह, तो जितनी भी आपकी बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो जाएगी।
मगर आज 2025 आ रहा है तो खाली वही सपने के सपने वो रह गए। शिनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बांडीपुरा में तैयार किया गया, उसके हवाले से अगर ऐसी कोई ग्रीवेंस है या आपने मेरी नोटिस में लाया तो मैं एग्जामिन करके कोशिश करूंगा जितने भी उनके साथ वादे किए गए हैं उनको फुलफिल किया जाए। लैंड की कंपनसेशन या मकानों की कंपनसेशन जितनी भी यहाँ पर पेंडिंग थी वो डिसबर्स हो गई है, और रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के हवाले से जितने भी केसेस थे वो रिजॉल्व्ड हैं। सिर्फ कुछ केसेस जो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ज़ेर गौर हैं उनमें अभी डिसीजन आना बाकी है। जो भी डिसीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट का आएगा उसमें वो हम पूरी तरह से कंप्लाई करेंगे। बहुत ही बड़ा अलमिया है कि बड़वन और खोपरी गांव और वापोरा की जमीनें, खंडियाल की जमीनें जो है वो डैम में आ गई और अभी तक उनको वो चीजें नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। शायद मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था पार्वती बेसिस पे कि पार्वती की तर्ज पर हम इन लोगों की मदद करेंगे जिनकी जमीनें गई, जिनकी मकानात गए, लेकिन वो फाइल तब से पड़ी हुई थी डीसी के पास और डीसी के 19 में मैंने वो फाइल बनवाई थी। उसके बाद डीसी साहब ने इस साल वो जो है डिविजनल कमिश्नर को भेजा है। पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले पुलवामा में महकमे बिजली के मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग है कि फील्ड में तैनात मुस्तकिल और डेलीवेजर अमले के लिए सेफ्टी टूल्स के साथ साथ हादसात का शिकार होने वाले डेलीवेजर मुलाजमीन के वेलफेयर की भी मांग कर रहे थे। एहतजाजियों ने कहा कि आए रोज महकमे बिजली के मुस्तकिल और आर्जी मुलाजमीन हादसात का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनकी बाज़ाबातकारी के लिए कोई भी ठोस इक़दाम नहीं किया जा रहा, जबकि महकमे में सेफ्टी टूल्स की भी अदम दस्तियाबी से मुलाजमीन हादसात का शिकार हो रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारी जानें जा रही हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर हो, परमानेंट एम्प्लॉय हो, एमआर हो, टेक्नीशियन हो, हर एक की जानें जा रही हैं। इसी के मद्देनज़र हमने आज ये एहतजाज रखा है ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे कि इसके लिए क्या इक़दाम उठाए जाए। बहुत सी चीज़ें हैं कि जब कोई इंसान मरता है या कैजुअल लेबर मरता है तो उसके लिए कोई भी सदबाब नहीं किए जाते हैं, कोई अमाउंट उसके लिए मुश्किल नहीं रखा गया है ताकि उसका जो अयाल है वो उसके बाद अपनी रोज़ी रोटी कर सके। दूसरी बात यह है कि जो हमारा वेलफेयर फंड है जिसमें अब एम्प्लॉयज़ को अगर किसी एम्प्लॉयज़ की डेथ होती थी तो उस एम्प्लॉय को हम उस वेलफेयर फंड से पैसे देते थे, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने वो कितने करोड़ हैं एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता सकता हूँ, आज तक वो कितने करोड़ ही रह गए, उसमें से किसी एम्प्लॉय को फंड नहीं दिया गया। जो भी कैजुअल लेबर इलेक्ट्रिक शॉक पाता है उसके अयाल को एक पैसा भी नहीं दिया जाता है। आज का ये एहतजाज इस पे है ताकि जितने भी सेफ्टी टूल्स हमारे पास है हम यूज़ करेंगे, जिसके पास नहीं है वो काम नहीं करेगा। हमारी गवर्नमेंट से हमारा यही मुतालबा रहेगा कि जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो अवेलेबल किए जाए और जो जिसकी भी जान जाती है उसको फौरी तौर रिलीफ दी जाए। है वो आए रोज़ जो हादसात के शिकार हो रहे हैं उनके लिए सेफ्टी जो टूल्स है वो प्रोवाइड किए जाए, और साथ साथ जो डेलीवेजर है उनकी जो परमानेंट है मुंतकिल वो की जाए ताकि उनका रोज़गार और जो हादसात के शिकार हो रहे हैं उनकी फैमिली के लिए वेलफेयर कायम किया जाए। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। एमएलए त्राल रफीक अहमद नायक ने आज हल्का असेंबली त्राल के लिए जिला कैपेक्स बजट का ऐलान किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की हकीकी शिकायत का बरवक्त अजाला किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि उनका बुनियादी मकसद सब जिले में पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी और सेहत के शोबे को तरजीही बुनियादों पर तरक्की देना है। उन्होंने बताया अभी सब जिले के लिए 35 करोड़ रुपया वक्फ किया गया और डेवलपमेंट के लिए मजीद पैसा आएगा, जिससे इलाके में काफ़ी हद तक तामीर और तरक्की होगी। करोड़ का एक डिस्ट्रिक्ट, इसको कहते हैं यूटी डिस्ट्रिक्ट में बजट आता है 35 करोड़ का। ये इतना ही नहीं होता है, ये मैं एक बात आपके माध्यम से वाजे करना चाहता हूँ, ये बस ये इतना ही, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ 35 करोड़ त्राल को मिल गए, नहीं। एक आपका पीएमजी इसका अपना है, सब एजुकेशन का एक अपना कंपोनेंट आता है, उसको समाग्रा कहते हैं या दूसरी तीसरी की, मुझे यह ज़्यादा याद नहीं कि जैसे हेल्थ में भी कुछ सेंट्रल की तरफ से, सोशल वेलफेयर में, अपने फॉरेस्ट में, अपने वाइल्ड लाइफ में, अपने एग्रीकल्चर में, आरडीडी में, जिसे नरेगा आप लोग कहते हैं, पीआरआई कहते हैं, ये अलग है। ये इसके अलावा 35 करोड़ है। लोग छोटा दिल ना करे, ये सिर्फ यही 35 करोड़ नहीं है, ये इसके अलावा भी और आ रहा है, वो स्टेट सेक्टर और सेंटर सेक्टर में।
ये डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स यूनियन यूटी डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का 35 करोड़। इसमें जब मुझे दिया गया डीसी साहब की तरफ से, आप जरा इसको देखिए, तो मैंने देखा, मैं कहूँ उसमें लूप होल भी हो सकते हैं, कमी पेशा भी हो सकती हैं, लोगों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मुझे और फंड्स आ रहे हैं, जहाँ और मीट करने की जरूरत पड़ी मैं वहां से मीट करूंगा। इस वक्त मेरे पास 3 प्रायोरिटीज हैं, मैं आपको सीधी बात बताऊं किसी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के बगैर। एक पीएचई का है, जल शक्ति जिसको पानी पीने का पानी, एक बिजली और हेल्थ सेक्टर, ये तीनों मेरे इफेक्टेड हैं। मेरे इलाके में नहीं, एज ए होल सारे कश्मीर JNK में या दुनिया भर की यही प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी त्राल में ज्यादा पहाड़ी इलाका है और बड़ा इलाका है, तो मेरा इसमें ज्यादा स्ट्रेस रहा है इसी पीएचई पे, रोड कनेक्टिविटी पे और हेल्थ पे और अपने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। बीएसएफ की 165वें बटालियन की जानिब से पंचायत कॉलोनी में एक रोजा मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ देहात से सैकड़ों अफराद ने शिरकत करके अपना तिबी मुआयना कराया और मुफ्त अद्वियात हासिल की। बीएसएफ की 165वीं बटालियन के कमांडेंट अजय शर्मा ने कैंप का इफ्तिताह किया, जबकि पंचायत के साबिक सरपंच ओंकार सिंह, जसवीर सिंह और सुरान लाल समेत बड़ी तादाद में मकामी अफराद मौजूद थे। यहाँ पर हमारे 165 बटालियन BSF जिन्होंने यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया है, और यहाँ हमारे जो नज़दीक जितने भी पंचायतें हैं और जितने भी उनमें गाँव हैं, जो गरीब लोग हैं, यहाँ पर उनको काफ़ी सुविधा जड़ी है BSF ने उन्हें दवाई दे करके यहाँ उनको लाभ पहुँचाया है। तकरीबन 300 के करीब यहाँ पर लोगों ने दवाई यहाँ पर ली है सुबह से, और यहाँ कंपनी कमांडर भी आया था और कंपनी कमांडर और CEO यहाँ पर आए थे। और ये सारी देश सेवा नहीं कर रहे हैं, ये लोगों की भी सेवा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज करने वालों का ताल्लुक महकमे वाइल्ड लाइफ से है, जो उजरतों में इजाफे और महकमे में मुस्तकिल होने का मुतालबा कर रहे थे। 750 से जायद मुलाजमीन का दावा है कि वो हर 4 से 5 माह बाद सिर्फ 2000 से 3000 ही मिलते हैं। मुलाजमीन ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो उनकी सूरत हाल पर नजरसानी करे। हमारा मसला ये है कि हमारा जो सैलरी है अभी पूरा नहीं मिल रहा है जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट को मिल रहा है। तो फारूक साहब ने हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, तो फारूक साहब ने हमें अंदर बुलाया कि हम उसने बोला कि मंडे को मुझे जम्मू में मिलना, 2-3 बंदे मिलना वहाँ, मैं फारसी मिनट्स के साथ बात करूँगा, मैं उनको अपने कोठी पे लाऊंगा तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो क्या करेंगे अभी, आप यहाँ से निकल जाएंगे? हाँ, हम इस वक्त हम निकल जाएंगे, हम मंडे को उसको वहाँ जम्मू में मिलेंगे। और आपके कुछ लोग थे जिनको पुलिस लेके गई थी, वो वापस आए, उनको फारूक साहब ने वापस लाया। और आपकी यहाँ से कोई डेलीगेशन जम्मू जाएगी? हाँ, इंशाल्लाह जाएंगे, हम 3-4 लोग जाएंगे वहाँ मंडे को। हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में काम करते हैं, हमको सैलरी नहीं मिलती है, हमको साल में 2-4 बार देते हैं तनख्वाह, हजार हमारे बाल बच्चे भूखे मरते हैं, हम ड्यूटी पूरी देते हैं, हम इसीलिए हम यहाँ पहुँचे। और फिर हमने देखा कि अभी आप लोग कुछ अंदर भी गए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिले। हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से अंदर मिले, आपकी वसालत से जब मीडिया वालों के सामने यहाँ आई, हमारी बात आपके जरिए कहीं पहुँची, हम वहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब ने अंदर बुलाए, उसने हमारे से बहुत रेस्पॉन्ड किया, हमको बड़ी अच्छी से बात समझाया, यकीन दहानी दी कि 1-2 दिन के रोज़ तक जम्मू पहुंचना। मैं वहाँ फॉरेस्ट मिनिस्टर को बुलाऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा, उससे मैं उनको पूछूंगा आपका कौन से मसला है, मैं आपको मदद करूंगा। आप 1.5 महीने में ये दूसरा प्रोटेस्ट। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला के गुपकार रेसिडेंस पे आज वाइल्ड लाइफ एम्प्लॉयज ने एक प्रोटेस्ट किया। आपने देखा किस तरीके से पुलिस उनको यहाँ से जबरदस्ती लेके गई। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन तमाम प्रोटेस्टर्स को अंदर बुलाया, उनसे बात की, और बातचीत में ये बाहर आया है कि मंडे को, आने वाली मंडे को जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक मीटिंग रखेंगे। जो इस वक्त डायरेक्टर
ऑफिसर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और साथ ही साथ मिनिस्टर हैं और इनकी एक डेलीगेशन जाएगी इन एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे। मसला यही है कि 2009 से करीबन ये 750 एम्प्लॉयज़ हैं जिनके वेजेस अभी क्लियर नहीं किए गए हैं और आपने सुना कि एक साल में इनको महज 2 से 3 हज़ार रुपये मिलते हैं, वो भी किस्तों में। तो ये चाह रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं इन पे नज़रसानी हो। इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है इस वक्त यहाँ पे, ताकि जो ये इस वक्त प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनका इजाला हो। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। तो महकमे वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन के हवाले से एहतजाज के मुतालिक मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथी श्रीनगर से सरोज कफील जुड़ चुके हैं। सरोज, मजीद तफसीलात दें। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि आज करीबन 1:30-2 बजे के करीब वाइल्ड लाइफ के जो कैजुअल एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला के गुपकार रेसिडेंस के बाहर एक प्रोटेस्ट किया और वो डिमांड यही कर रहे हैं कि उनकी रेगुलराइजेशन हो, क्योंकि 2009 से ये एम्प्लॉयज़ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इसमें कई सारे डेली वेजर्स हैं। एक तो रेगुलराइजेशन का मसला है, दूसरा मसला जो इनका ये है कि जो इनको वेजेस मिलते हैं काफ़ी कम वेजेस मिल रहे हैं, यानी वेतन जो इनको पैसा मिलता है। इनका मानना है कि ये वही लोग हैं जब यहाँ पर आपने देखा भालू के अटैक होते हैं या जो रीछ होते हैं उनके अटैक होते हैं यहाँ पर, या जो तेंदुए होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर आप अक्सर आए दिन सुनते हैं कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अटैक्स हुए हैं। तो जो एक टीम होती है जो इन तेंदुओं को, जो ये जंगली बालू होते हैं, इनको काबू करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, तो ये वो एम्प्लॉयज़ हैं। तो इनका मानना है कि कहीं ना कहीं अगर हम सोसाइटी में अपनी जान देने के लिए तैयार है क्योंकि सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो, तो हमारे जो वेजेस है, हमारे जो वेतन है वो हमें क्यों नहीं मिलते हैं। इनका कहना है कि एक साल में 2 या 3 महीने बाद इनको महज 1000 या 2000 रुपए मिलते हैं। हालांकि ये जो इनका मसला है ये 2009 से चल रहा है। इन्होंने कुछ 1.5-2 महीने पहले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर हर वन में, वहाँ पे भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। कई सारे वादे, कई सारे आश्वासन दिए गए थे पहली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन इस बार आज हमने देखा कि करीबन 1.5 महीने में, जैसा अभी आप देख रहे थे, दूसरा प्रोटेस्ट हुआ है। आपको याद दिलाऊं कि जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 1.5 महीना पहले उमर अब्दुल्ला के घर पर प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद आज जो ये वाइल्ड लाइफ के डेली वेजर्स हैं इन्होंने प्रोटेस्ट किया। जबरन इनको पुलिस वहां से ले गई और उसकी कुछ देर बाद ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां इमीडिएटली पहुंचे और आप जानते ही हैं कि उन्होंने उन्हें इमीडिएटली अंदर बुलाया। वहां पर एक डेलीगेशन से बातचीत हुई और इस मीटिंग में यही बाहर निकल के आया है कि जो जावेद अहमद डार है, जो अभी इस वक्त फॉरेस्ट महकमा देख रहे हैं, मिनिस्टर हैं, उनके साथ मंडे को जम्मू में एक मीटिंग होगी जिसमें फारूक अब्दुल्ला उनके साथ खुद बैठेंगे। आश्वासन मिला है लोगों को इस वक्त, जितने भी ये डेली वेजर्स थे, और ये अभी पुरअमन निकल आए हैं वहां घर से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर से। लेकिन अब मंडे को किस तरीके से इस पे जम्मू में डेवलपमेंट होगी वो मंडे को ही पता लग पाएगा। मुनज़्ज़म, बिल्कुल सरोज, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। एसआईए की टीम ने तहकीकात के लिए बुलबुल नौगाम चौक, ब्रिकपुरा का दौरा किया। टीम ने जाए वक़ू का मुआयना किया और मामले की छानबीन की। एनआईए ने अनंतनाग के लिवर पहलगाम में एक जायदाद को जब्त किया। वहीं पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द गुलाम नबी खान उर्फ अमीर खान और जफर हुसैन भट्ट उर्फ खुर्शीद के लिए एलानिया कार्रवाई के नोटिस जारी किए। तो आपको बता दें कि एसआईए की टीम ने कार्रवाई की है। बुलबुल नौगाम और ब्रेकपुरा में छापे मारे गए हैं। एनआईए ने अनंतनाग के लिवर पहलगाम में जायदाद जब्त की है। पाकिस्तान में मुकीम 2 दहशतगर्दों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। तो एसआईए की टीम ने तहकीकात के लिए बुलबुल नौगाम चौक, ब्रेकपुरा का दौरा किया। टीम ने जाए वक़ू का मुआयना किया और मामले की छानबीन की। एनआईए ने अनंतनाग के लिवर पहलगाम में एक जायदाद को भी जब्त कर लिया है। वहीं पाकिस्तान में मुकीम 2 दहशतगर्द गुलाम नबी खान उर्फ अमीर खान और जफर हुसैन भट्ट उर्फ खुर्शीद के लिए एलानिया कार्रवाई के नोटिस भी जारी कर दिए हैं। एसआईए की टीम बुलबुल नौगाम चौक में क्राइम सीन पर पहुंची, जहां पर उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। एफआईआर नंबर 45/90 के तहत जो है ये केस दर्ज था, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। वहीं एनआईए ने प्रोसीडिंग नोटिस भी जो है जारी कर दिए हैं पाकिस्तान में मुकीम 2 दहशतगर्दों के खिलाफ। हमारे साथ मज़ीद तफसीलात लेकर हमारे साथी कुलगाम से ज़हूर जुड़ चुके हैं। ज़हूर, एसआईए की कार्रवाई के हवाले से और एनआईए की कार्रवाई के हवाले से हमें जानकारी दें। एसआईए ने जो छापे मारे हैं ये किन केसेस के तहत है और क्या ये पूरा मामला है?
देखिए, मैं आपको बताऊं मुनज़्ज़र कि आज सुबह बाद दोपहर की अगर हम बात करें या सुबह से ही जो इन कार्रवाइयों की बात करें तो पहले यहाँ बागपुरा बुलबुल नौगाम अनंतनाग इलाका है। यहाँ पे जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की टीम है वो यहाँ पे पहुंची और इसमें जो हमें तफसीलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक ये 1990 का एक FIR था 45/90 और इसमें जो क्राइम सीन है जहाँ पे ऑकरेंस हुई है क्राइम की तो उसमें डिटेल्स एमर्ज करने की कोशिश की स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। और यहाँ एक बार फिर मैं बात करूंगा बुलबुल नौगाम बागपुरा अनंतनाग इलाके की जहाँ पे 1990 का FIR है और 1990 में ये वाक़या पेश आया है और उसके फौरन बाद ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई आज। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें लिवर पहलगाम इलाके की तो लिवर पहलगाम इलाके में जो है वहाँ पे प्रोक्लेमेशन जो प्रोसीडिंग नोटिस है यानी कि कार्रवाई के ऐलान की नोटिस वो चस्पा की गई। और ये जो पाकिस्तान में अभी 2 मिलिटेंट जो हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान और दूसरे हैं जफर हुसैन भट्ट जो उर्फ खुर्शीद हैं। इन दोनों के खिलाफ जैसे कि हमें जो है इतला मौसूल हुई है और इतलात के मुताबिक जो है NIA ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे भी एक नोटिस जो है वो चस्पा किया है और ये प्रोक्लेमेशन जो प्रोसीडिंग नोटिस हैं उसके तहत जो ये कार्रवाई चूंकि पहले चस्पा की जाती है ये नोटिस ये कार्रवाई का आगाज होता है कार्रवाई का ऐलान होता है तो उसके बाद कार्रवाई होती है। और ये 2 जगह जहाँ पे आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की अगर हम बात करें बागपुरा बुलबुल नौगाम अनंतनाग का इलाका और उसके बाद लिवर पहलगाम अनंतनाग ये दोनों जगहों पे स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो है ये दोनों जगहों पे आज ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई। और एक जगह पे चूंकि ये बागपुरा का जहाँ तक ताल्लुक है यहाँ पे 1990 में एक वाकया पेश आया था और उसके चलते वहाँ पे FIR ऑलरेडी लगी हुई है 45/1990 तो उसके चलते जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई और यहाँ पे जो सीन ऑफ क्राइम है उसका जो है वो मुआयना किया गया स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें लिवर पहलगाम की तो लिवर पहलगाम में भी जो है ये नोटिस चस्पा की गई। और कुल मिलाकर मुनज़्ज़र मैं ये बताऊं आपको कि ये मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयाँ जो है ये अमल में लाई जा रही है चाहे वो कोई भी एजेंसी हो चाहे वो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो ये एजेंसीज जो हैं अभी नकेल कस रही हैं मिलिटेंसी जो कार्रवाइयाँ हैं वो अंजाम दे रही है और मिलिटेंसी मुखालिफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई जा रही है ताकि जो है इसका किलाकमा किया जाए और कहीं न कहीं जो है इन पे नकेल कसी जाए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं आज ये 2 बड़ी कार्रवाइयाँ एक तो लिवर पहलगाम और दूसरा बागपुरा अनंतनाग बुलबुल नौगाम की अगर हम बात करें तो दोनों जगहों पे जो है आज ये कार्रवाइयाँ जो है SIA और NIA के द्वारा जो है अमल में लाई गई। मुनज़्ज़र बिल्कुल ज़हूर तमाम तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 9 मुंतखब सूबाई सेक्रेटरी बराए कश्मीर एडवोकेट सईद काजी तौकीर का ओहदा संभालने पर पुरतपाक और पुरजोश इस्तकबाल किया गया। JKNC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर ओहदेदारों बशमूल MLAs, जोनल सदूर, ज़िलाई सदूर और पार्टी के दीगर कायदीन के साथ पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़्क़िदा मीटिंग के दौरान उन्होंने उनकी तरक्की पर मुबारकबाद दी। इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करने की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जल्द ही कटरा से श्रीनगर जाने वाली पहली मुसाफिर ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इस पेशरफ्त पर जहां जम्मू में सयाहत से वाबस्ता अफराद खुश नजर आ रहे हैं वहीं उनका मानना है कि इससे जम्मू की सयाहत को कुछ हद तक नुकसान पहुंच सकता है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को जम्मू में तमाम ज़ेर इल्तवा सयाहती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करना होगा ताकि यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। जम्मू कश्मीर के साथ एक रेल लिंक तो बहुत पहले जुड़ा लेकिन अब कश्मीर घाटी के साथ भी जुड़ेगा। जम्मू के लोग किस तरह से देखते हैं इसको, जो खासकर आप लोग? नमस्कार। ऐसा है कि ये तो सपना था जो साकार होने वाला है और पूरे जम्मू कश्मीर को इसका एक बहुत बेनिफिट मिलेगा पूरे हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का डायरेक्ट होना, क्योंकि कश्मीर हमसे कुछ अलग ही था लेकिन इस ट्रेन के साथ कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग तो है लेकिन अब वो और भी मजबूती मिलेगी
और इसमें टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। बाहर से जो टूरिस्ट आता है, ट्रेन की टिकट्स नहीं मिलती थी या ट्रेन का रास्ता बंद रहते थे, काफ़ी कुछ जो है समस्या हल होगी। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश को किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू एक ऐसा खिता है, खासकर जम्मू एक ऐसा खिता है, यहाँ पर टूरिज़्म पर डिपेंडेंट थे। अब जब ट्रेन कटरा तक गई तो जम्मू को बहुत नुकसान हुआ। जब ट्रेन श्रीनगर जाएगी तो जम्मू को, खासकर जम्मू में जो जिनका काम है, जम्मू में जैसे हम टैक्सी वाले हैं, होटल वाले हैं, इनका नुकसान होगा। तो इसकी भरपाई के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, कुछ ऐसे डेस्टिनेशन यहाँ पर होने चाहिए, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि ट्रेन अगर श्रीनगर जा रही है तो हमें खुशी है, लेकिन हम लोग जो है कहीं गमगीन ना हो। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट वजीर सतीश शर्मा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जल्द ही ई रिक्शा ड्राइवरों के साथ जारी तनाज़े को खत्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। इसके बाद ऐसा हल निकाला जाएगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा। उसको बैठकर हमने टीचर साहब बैठेंगे, ये सारा रिव्यू होगा, सारे स्टेक होल्डर्स को पूछा जाएगा। सर, आदेश के बाद भी अभी भी वसूली जो है वैसे ही की जा रही है, उन्हीं रेट्स पर की जा रही है। शिकायत नंबर जो हेल्पलाइन नंबर सर आपने जारी किए थे, क्या उस पर जो है अभी ऑपरेशनल है, वो उस पर कॉल करके शिकायत दर्ज की जा सकती है? मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। सोशल मीडिया पे जो शिकायत आई थी उसका कॉग्निजेंस लिया गया है। स्कूल वालों ने टाइम मांगा, बजट में हमने उसको एक्सटेंड किया 31 मार्च तक। 31 मार्च तक करते हैं, अभी 1 महीने की बात है। एक तो ड्रग्स का मैनेज जो है सबसे बड़ा, मेरे को जो लगता है कि जो हमारी विदेशी ताकतें हैं, हमारे दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं आपकी नई नौजवान पीढ़ी है, मुल्क नौजवान है, उसको तबाह करना चाहते हैं। उसके लिए कैमरास भी लगेंगे, बच्चों की सेफ्टी जो होती है और भी कई किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लस हमें पता चल जाएगा हु इज़ एट फॉल्ट। ड्राइवर्स के चेकअप का प्रोविज़न हम मिलके कर रहे हैं, आरटीओ साहब और टीसी साहब, ताकि आप पीछे देखो कितने केसेज हमें बने हुए 3 महीने हुए, थोड़ा सा तो मुझे लगता है फ़र्क पड़ा है। तो क्या है बजट से लोगों की उम्मीदें? वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। आम आदमी को इस बजट से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। कमजोर मुल्की तलब करेंसी की कदर में कमी के खतरात और बैनुल-अक़वामी तिजारती चैलेंजों के दरमियान बजट तरक्की को फ़रोग देने और मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त को बरकरार रखने पर तवज्जो दे सकता है। घर की देखभाल करने वाली घरेलू खवातीन को भी इस बजट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है। जम्मू में ऐसी एक घरेलू खातून ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस बजट में कुछ ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि घरेलू बजट भी ठीक रहे। उन्होंने कहा कि खाना पकाने की गैस और खाने पीने की अशिया पर टैक्स कम किया जाए ताकि महंगाई से कुछ रिलीफ मिल सके। इसके साथ साथ उन्होंने मुतालबा किया कि तालीम, सेहत और रोजी रोटी हर आम आदमी का हक है और इसे ये हक मिलना चाहिए। इसके लिए इंतजाम किए जाने चाहिए। वहीं दूसरे शोबों की तरह सयाहत के शोबे से वाबस्ता लोग भी बजट से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। हाँ, कुछ सालों से गैस के जो बहुत बड़े हैं, तो बजट पास होने वाला है और केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी, उनसे मैं क्या देश की सभी महिलाएं ये उनसे अपेक्षा रख रही हैं कि बजट में थोड़ी रियायत होगी, विशेषकर उन वस्तुओं पे जो हम रोज़मर्रा अपने रसोई घर में यूज़ करती हैं। तो उम्मीद तो है कि कुछ होगी, राहत मिलेगी बहनों को। कुछ क्या लगता है किन किन चीज़ों के दाम बढ़े हैं, उन पे काम होना चाहिए, क्या कहते हैं? देखो, बहनों का जहाँ पे प्रश्न आता है तो वो खाद्य सामग्री पे ही उनका ज़्यादा फोकस होता है। तो हम भी यही अपेक्षा करते हैं वित्त मंत्री से कि खाद्य सामग्री को में थोड़ा जो रेट है उनमें थोड़ी राहत दी जाए, क्योंकि बाकी सब ठीक है। अब आपके घर में जो लग्जरियस लाइफ है वो हो ना हो, बट जो आपके रसोई घर में जो खाने पीने की चीज़ें वो तो ज़रूरी हैं। तो इनमें राहत होगी तो महिलाएं बड़ा अच्छा महसूस करेंगी और हमें अपनी मंत्री साहिबा से उनमें अपेक्षा भी है, उनसे वो जरूर करेंगी। जी जी। और क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के युग में अभी 11 साल हो गए हैं, तो अगर महिलाओं का उत्थान हुआ है देश में तो माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है और हो रहा है। हर साल की तरह महिलाओं को, चाहे महिलाएं किसी भी वर्ग से हों, किसी भी डिपार्टमेंट से हों, सबको उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि हर महिला किसी भी डिपार्टमेंट से गृहिणी पहले है और महिलाओं की एक नेचर होती है सेव करना,
जो भी उनको, चाहे वो खुद से कमा रही है चाहे हस्बैंड से मिल रहा है, बट उनका रहता है अगर हमें 15 मिल रहा है पर मंथ तो हमारा गुजारा 10 में हो जाए या 8 में हो जाए तो हम सेव करें। तो सेविंग के लिए व्हाट आई वांट दैट द लेवल एंड द स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड। अगर ये चीज़ कंट्रोल में हो गई तो गृहिणियों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, ऑलरेडी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतनी ज़्यादा स्किल एजुकेशन पे काम किया है। सबसे पहले अडल्ट एजुकेशन पे चले थे, वहाँ से चलते चलते हम लोग स्किल एजुकेशन पे आ गए हैं। जैसे मेरी बहन ने बताया कि इनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, ऐसे ही मैंने भी अपने मोहल्ले में 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। उनको काम मिला है, क्यों मिला है, कैसे मिला है, ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की तरफ से आई हैं। इसी तरह हम चाहते हैं हमारे माननीय सीतारमन जी भी कुछ महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दें। जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल आज की जो नारी है सशक्त है। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, चाहे आर्मी है वहाँ पर भी है और जेट है वो भी चला रही हैं, हर जगह वह आगे हैं। परंतु कहते हुए मेरे को ये थोड़ा लगता है कि जो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप है उनको भी थोड़ा कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। उनको भी बिजनेस वुमेन जो आप बोलते हैं आज की नारी को, उस विषय में आगे आके बहुत अपना योगदान देने की आवश्यकता है। मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। अभी आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स की बात होती है, उसमें 100 स्टार्टअप्स हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, जो कि अच्छी बात थी, इट वॉज़ अ वेरी गुड थिंग। बट उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें महिला जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा या तो किसी कारणवश इतना हाईलाइट नहीं हो पाया या और महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुना आपने कि महिलाओं ने, गृहिणी ने और जुप्ती ने भी हमारे साथ बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस बजट में कहीं ना कहीं स्किल एजुकेशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की जो बात भी इन्होंने कही है। और उम्मीद की जा सकती है कि इस बार का बजट जो है वो महिलाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए चरणजीत सिंह। फरवरी के पहले हफ्ते में पेश होने वाले यूनियन बजट के हवाले से कश्मीर के निजी सनतकारों को मरकजी हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें हैं। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा पुलवामा के निजी सनतकारों का कहना है कि कश्मीर में MSME को फ़रोग़ देने के लिए मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज कायम करने के लिए स्कीमें राइज करे। न्यू सेंट्रल स्कीम को कायम रखने की भी ज़रूरत है ताकि नए पीढ़ी पढ़े लिखे रोज़गार और इस सेक्टर की तरफ राग़िब होकर दूसरों को भी रोजगार फराहम कर सके। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है, ये बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इस को एनकरेज करने के लिए, MSME सेक्टर को एनकरेज करने के लिए, स्टार्टअप कल्चर को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट को नई स्कीम्स डेवलप करनी है। और जो देखिए रिसेंटली एक स्कीम थी न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कि 30 सितंबर को उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई, लेकिन एक्सपेक्टेशन है हमारी कि उसकी रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड किया जाएगा और उसको दूसरे जो आने वाले या एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स या आने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्कूल और कॉलेज से निकल के आए हैं और एक्सपेक्टेशन है उनकी कि वो इंडस्ट्री में आए, तो वो एस्पिरेंट्स जो है वो उस स्कीम का लाभ लें। आने वाले मरकजी बजट पर लोगों की खास नजर है। लोगों को उम्मीद है कि बजट में कई ऐसी चीजें होंगी जिनसे उनको राहत मिलेगी। अंजुमन शरई-शियान शरीयताबाद के सदर आगा सईद हादी ने कहा कि बजट में आम लोगों पर जो महंगाई का दबाव है उसे कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को आम लोगों को नजर में रखकर बजट पेश करना चाहिए। यूनियन बजट पेश हो रहा है जिस तरह से महंगाई का आलम है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है बजट में होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को कम से कम राहत मिले? जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो यही हमेशा उम्मीद करती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए सहूलियात दे। जो डेली हमारी अखराजात है, जो हमारे नीड्स हैं, उनमें जो है हमें कीमतें कम मिले, सब्सिडियाँ ज़्यादा मिले। तो यही तवक्कात हर एक इंसान की होती है अपनी। अब देखना यह है कि जो बजट आ रही है इसमें ये मरकूज लोगों के लिए ऊपर है कि हमें लोगों की सख्तियां दूर करनी है या ऐसी जैसे जबान खर्ची होती है आज तक। तो क्या कुछ चीजें आपको लगती है जिनका बोझ लोगों पर ज्यादा है, उनको कम करने की जरूरत है? ये ज़रूरी है कि एक आम इंसान जिसकी आमदनी भी उतनी ना हो, उसकी इकोनॉमी लेवल भी कम हो, तो उसको ज़रूरी है कि उसका ख्याल रखा जाए।
खाने पीने की चीजें इंसान को, जो मिडिल क्लास है वो क्या चाहता है, खाने पीने की जो उसको डेली रूटीन में जरूरत है, अगर उन पे जो टैक्सों की भरमार है वो कम हो जाए तो जिंदगी आराम से कर सकता है। तो जो बेचारा कमाता कम है, खर्च ज्यादा होता है, जैसे हमें किचन में जो हमारी जरूरत है, गैस है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंच गए, वादे बहुत किए थे कम लाएंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को उस पर जरा जोर देनी चाहिए कि ये जो अवाम है इसकी सहूलियात क्या है। देखते हैं एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये आगा सईद हादी थे। उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस है जो किचन के खर्चे हैं उनमें कमी आए, ताकि आम इंसान जो उन पर दबाव है, सख्ती है, उससे वो निकल कर सामने आए। न्यूज़ 18 के लिए बिमना से मैं आबिद हुसैन।